तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना है तो उसके एक रोड मैप के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको फार्मा पार्ट, नॉन फार्मा पार्ट दोनों के बारे में बताया था कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट के कितना वेटेज है, नॉन फार्मा के सब्जेक्ट कौन-कौन से, इन सभी बातों में हमने डिस्कस किया था। अगर फार्मा पार्ट की बात करें, तो उसमें हमने आपको कोर सब्जेक्ट भी बताया था और साथ-साथ में मतलब एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कह सकते हैं अदर सब्जेक्ट जिनका कम वेटेज है, उनसे रिलेटेड भी बातें हमने कर ली थी। तो आज उसी में से एक जो अपना सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, हम फर्स्ट ईयर का कह सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो उसमें से मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आज इन सभी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से कौन-कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपको सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ अंसारी और चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हम आपको बताएँगे कि मतलब एचएपी में क्या-क्या छोड़ना है, क्या-क्या पढ़ना है। देखिए छोड़ना तो कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन उस पे भी मेजर फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हमने डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो आपका जो सब्जेक्ट है एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो ये सब्जेक्ट है आपका, ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। आपने पढ़ा है तो इसको जानते होंगे। तो उसका यहाँ पे सिलेबस हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें चैप्टर को, तो 1 से लेके इसमें 15 तक के चैप्टर्स हैं, 1 से लेके 15 चैप्टर यहाँ पे हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इसमें से कुछ मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं ना बच्चों, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये पूरा एक सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में है चैप्टर से रिलेटेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, फिर सेल का स्ट्रक्चर, टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू के बारे में, फिर ऑसियस सिस्टम यानी कि आप कह सकते हैं बोन के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, फिर ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। और भी चैप्टर हैं जैसे नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन और लास्ट है अपना कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एचएपी के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। अभी क्या है, इनमें से हम निकालेंगे बच्चों जहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि अभी आप अगर यूपी ट्रिपल एससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि टाइम कम बचा है, सारे चैप्टर को आपको कवर करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो इनमें से देखिए हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने हैं, लेकिन जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उस पार्ट को हम निकाल कर अगर डिस्कस कर ले, तो अगर 1-2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो भी आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है? तो अभी ये हमने आपको एक सिलेबस दिखाया जो कि डी-फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस एचएपी है। उसमें से अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें, अभी हमने दिखाया कि मैक्सिमम कितने सब चैप्टर थे आपके पास, तो 15 चैप्टर हमने आपको दिखाया। ठीक है? उस 15 चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उनका एक सीक्वेंस हमने बनाया है कि सबसे ज़्यादा अगर देखें क्वेश्चन, तो ये बनता है आपके कहाँ से, ब्लड वाले चैप्टर से, जिसको हीमोपोइटिक सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि ब्लड रक्त वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तीसरे पे आ जाता है नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आप कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है? फिर आता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से जो ऊपर के 5 हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यूरिनरी सिस्टम तक, ये जो 5 हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएँगे। तो अगर आप एचएपी को पढ़ रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को आपको ज़रूर देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? ताकि आपके क्वेश्चन आराम से ईज़िली सॉल्व हो जाएँ। अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको दिखाएँगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन-सा कह सकते हैं कि चैप्टर हो गया कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कौन से सब हेडिंग है, यानी कि उसके अंदर के टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो अगर हम ब्लड वाले चैप्टर को ले लें, आप यहाँ देख सकते हैं पहले नंबर पे हमने मेंशन किया था, अभी बताया कि वेटेज के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। तो अगर पहले नंबर पे हीमोपोइटिक सिस्टम को ले लें, यानी कि ब्लड चैप्टर को ले लें, तो इसमें कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए कंपोजिशन एंड फंक्शन, यानी कि ब्लड के अंदर क्या-क्या चीजें पाई जाती है, उनका कंपोजिशन क्या है, इसके रिगार्डिंग। फिर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। ब्लड का फॉर्मेशन, जिसको क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं बच्चों, इसके बारे में।
फिर अगर इसकी बात करें क्या ब्लड ग्रुप, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अभी हम दिखाएंगे भी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग और उसके मैकेनिज्म, एंटीकोगुलेंट और ये सब, यहाँ से ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड चैप्टर की बात करें जो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यहाँ पे हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हार्ट की एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का जो एक तरह से कह सकते हैं फिजियोलॉजी कि हार्ट का जो काम है। फिर कार्डियक सिस्टम, हार्ट साउंड, ईसीजी रिकॉर्डिंग और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो दो है ये अपना सबसे मुख्य है जहां से क्वेश्चन आने ही आने, अगर एचएपी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो ये दो हो गए। बाकी और भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इस वीडियो में, आज के जो वीडियो में, इन दो ही चैप्टर के हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर से पिछले साल के 30 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं जिसको हम अभी सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो चैप्टर। बाकी और भी हम आपको यहाँ पे क्या है कि टॉप 5 चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उनमें सभी हमने दो ही डिस्कस किया। थर्ड पे देखें तो अपना आता है क्या, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सब हेडिंग्स हैं या सब टॉपिक्स हैं आप देखें तो एक है अपना क्रेनियल नर्व्स, यहाँ से बहुत ही ज्यादा चांस होता है आपका कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और आता ही है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर सेरिबेलम फंक्शन, सेरिब्रम फंक्शन, सेरिबेलम के फंक्शन, ये भी अपने ब्रेन के ही पार्ट हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देन हाइपोथैलेमस, ये क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड न्यूरोट्रांसमीटर, इन सभी जगह से क्या होता है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका थर्ड नंबर पे आता है वेटेज के माध्यम से, यानी कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके माध्यम में। फोर्थ नंबर पे है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, इनका काम क्या होता है, इनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, थायराइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन ये भी आता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन ये भी। पैराथायराइड, ठीक है, थायराइड का ही पार्ट। ठीक है, और क्या है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि शुगर वाली बीमारी। हाँ, और हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, ये मतलब थायराइड के ही अंदर का सब टॉपिक है। तो ये सारे मतलब और भी हैं लेकिन ये मेजर है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। पांचवें नंबर पे बात कर लें तो यूरिनरी सिस्टम, और अभी जब हमने स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट के बारे में बात की है तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कम आते हैं। यूरिनरी सिस्टम से हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेफ्रॉन, यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक है, जीएफआर, ये अभी हम बताएंगे क्या होता है। राज सिस्टम जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, उसमें भी हमारे किडनी का एक बहुत मेजर रोल होता है, समझ सकते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रोल होता है। निक्चुरेशन यानी कि पेशाब का बनना और निकलना। ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है और फंक्शन क्या होता है हमारे किडनी का, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 5 मेजर चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन अभी जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक पे हम सॉल्व करेंगे। कौन सा, ब्लड वाला चैप्टर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, मैच है। कैसे कह सकते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे हैं बच्चों, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो अपना होता है यानी कि हार्ट, हार्ट के काम ही क्या है, ब्लड को पंप करना, और उस ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनका काम क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेबल है। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लेक्चर में दीपक सर ने लेक्चर लिया, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको कराए हैं। उसको आपने देखा होगा उस लेक्चर को, नहीं देखे तो आप जाके अपने चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इससे रिगार्डिंग हमने भी कुछ एमसीक्यूज लाए हैं, उसको भी आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी आपको अब दिखाऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज इस दो चैप्टर से मैक्सिमम पूछते हैं, और इन जो टॉपिक को आपको दिए हैं ना अभी, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है वो। तो आपको यहाँ पे जो मेन समझाने का पर्पज क्या है कि इन जो टॉपिक्स को है, अगर आप एचएपी पढ़ें तो जरूर से जरूर एक बार कवर करें। आपका इससे क्या होगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपका कट ऑफ में नाम आने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट को ही लोग फोकस करते हैं, माइनर सब्जेक्ट पे लोग कम ध्यान देते हैं। तो आप अगर माइनर और मेजर दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। तो अभी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन अपना क्या है, टोटल
वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, ये पूछा गया है आपका, देख सकते हैं कि एनएचएम फार्मासी 2013 में और सीजीएचएस में पूछा है 2013 में। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो क्या है, मानव शरीर के रक्त की कुल कुल मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमारे अंदर ब्लड कितना पाया जाता है लगभग। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन इसमें सही है, क्या 1 लीटर, यानी कि पहला ऑप्शन 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर। तो हम आपको बता दें कि 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, 5 लीटर ब्लड। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ये देखिए ब्लड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्या, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट रेंज इन ब्लड इज, यानी कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की समान संख्या कितनी होती है, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज पूछ रहा है किसका, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल का। ठीक है, तो कितनी होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो पूछा है पहला ही 1.5 लाख से 4.5 लाख, या 4,000 से 10,000, 4.5 बिलियन मिलियन टू 5.5 मिलियन, या 100 टू 400, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप पहले इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन आपको सही लगेगा, कितना, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, करेक्ट आंसर कौन सा है, ये ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए थर्ड भी क्वेश्चन जो है अपना, वो भी किससे रिलेटेड है, अपने इन्हीं 2 चैप्टर से जो हमने बताया है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे। द सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, मतलब हमारे ब्लड के अंदर वो कौन सा सेल है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। कैरी करने मतलब ले जाने का काम करता है, हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लें तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट। ठीक है, ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट भी एक प्रकार का ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी के ही अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो इसका आंसर है क्या, आरबीसी। आपने थ्योरी जब पार्ट पढ़ा होगा तो पढ़ा भी होगा कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एचबी पाया जाता है। ठीक है, तो इस एचबी को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, यही कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे एचबी का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, आरबीसी के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, आरबीसी, यानी कि बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे अलग से, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप जानते हैं ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, सेल्स हैं। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, आप बताएंगे कौन से प्रकार का टिश्यू है। आप टिश्यू पढ़े होंगे तो आप बताएंगे कि ब्लड कौन से प्रकार का टिश्यू है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये टिश्यू है तो इसके अंदर सेल्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आपको बताना है किस सेल के अंदर, किस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और किन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, कौन से प्रकार का टिश्यू है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कि इन सेल में से किसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और किनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। आप जानते हैं ये सेल होता है तो सेल के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इनमें से कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और किसी के अंदर पाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप अलग से देंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते ही आपकी प्रैक्टिस होती है और एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल इरेक्ट्रोसाइट काउंट इज, क्या है कि सामान्य आरबीसी की गणना। अभी हमने देखा डब्ल्यूबीसी का पूछा था, अब किसका पूछा है, तो आरबीसी का पूछा है। ठीक है, तो आरबीसी का पूछा है, यहाँ पे दिया है 3.5 या 5.5 मिलियन, सबका यूनिट सेम है, 6.5 और 7.5। तो देखिए इसका होता है 3.5 टू 4.5, लेकिन कहीं कहीं आपको रेंज बदला हुआ भी मिल सकता है। तो आपको देखने को मिल सकता है 3.5 टू 5.5 भी। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं मतलब अलग अलग रेफरेंस दिया हो सकता है, तो इसका कभी भी पूछेगा तो आपको रेंज पूछेगा।
कहीं भी ये भी दिया सकता है 3.5 to 5.5 और ये भी दिया हो सकता है, कभी कभी ये भी देता है कि 4.5 to 5.5, तो आप इसके पीछे जाएंगे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चेम्बर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखिए पूछा भी है यूपी एनएचएम में। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चेम्बर इन नॉर्मल ह्यूमन हार्ट, यानी कि हमारे सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारा हार्ट है उसके अंदर कितने चेम्बर पाए जाते हैं। तो सामान्य मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चेम्बर कितने पाए जाते हैं, तो ये तो लगभग सभी को पता होगा। तो आप बताएंगे 1, 2, 3 या 4। तो आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए अपना हार्ट हो गया, हार्ट के अंदर कितने चेम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चेम्बर, 1, 2, 3 और 4 चेम्बर पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से अपना कौन सा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं तो हम यहाँ पे बता दें, राइट आर्ट्रियम, इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकुलर, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको कहते हैं बाबू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे 4 चेम्बर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे अपना आंसर कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है RUHS में, फार्मेसी 2012 में सेम क्वेश्चन है। क्या है कि ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं, कितने चेम्बर के होते हैं, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो इसका सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 4 चेम्बर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, कार्डियक आउटपुट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड, यानी कि कार्डियक आउटपुट में हमको मतलब कार्डियक आउटपुट हमसे मिलता कैसे है, उसमें किस किस का अगर गुणा करें, इसका गुणनफल निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे दिया है कि किसका, तो देखिए कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, हृदय की गति, और क्या होता है इसमें से, तो वो आपको बताना है। क्या रेस्पिरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट वेंटिलेशन से, या स्ट्रोक वॉल्यूम से। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट, इसका पूरा फॉर्मूला बताएं, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू अपना होता है हार्ट रेट, HEART, हार्ट रेट एंड मल्टीप्लाइड किससे कर देते हैं हम इसको, स्ट्रोक वॉल्यूम से, किससे कर देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, पूछ रहा है किसका प्रोडक्ट है, यानी किससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो किससे करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम से। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो देखिए अगर हार्ट रेट हमारा कितना होता है नॉर्मली, तो 72, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा बच्चों होता है 70, अगर आप करेंगे तो लगभग 5 लीटर के आसपास आपको मिलेगा। वही तो बताएं, 5 to 6 लीटर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमको रिलेट करके चलना है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 8वां, पेरिकार्डियम रिफर्स टू द एरिया ओवरलेइंग द, यानी कि पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, मेम्ब्रेन है। ये पूछ रहा है ये मेम्ब्रेन किसके ऊपर पाई जाती है, यानी किसका ये आउटर कवरिंग है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं। तो देखिए कार्डियम, यहाँ पे आप देखेंगे कार्डियम, कार्डियम से आपको कहीं ना कहीं याद हो रहा होगा कि कार्डियक, कार्डियक शब्द आपने सुना होगा, और कार्डियक शब्द किससे रिलेट करता है बाबू, तो हार्ट से, किससे करता है, तो हार्ट से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे होगा, तो हार्ट से होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। लंग से नहीं होता है, स्टमक पे नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे नहीं होता है। तो पेरिकार्डियम किसका सबसे ऊपरी लेयर होता है, तो हार्ट का होता है। ठीक है, और अगर पूरे लेयर की बात करें तो सबसे ऊपर पाया जाता है, मान लीजिए अपना ये हार्ट है, तो सबसे इसमें कितने लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं आपको। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है बाबू, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, मिडिल वाला जो लेयर इसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, और सबसे जो अंदर वाला है उसको क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पे पूछा सबसे ऊपरी वाला जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, तो ये किसके ऊपर पाया जाता है, हमारे हार्ट के सबसे आउटर सरफेस पे पाया जाता है। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरकिंजे फाइबर इज प्रेजेंट इन, पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पे वे उपस्थित होते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आप बताएंगे, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, स्प्लीन के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरकिंजे फाइबर हमारा किससे रिलेटेड है, हार्ट से, कंडक्शन ऑफ हार्ट सिस्टम में इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू, यानी कि ब्लड की सप्लाई किससे होती है, ये क्वेश्चन है। हृदय को रक्त की आपूर्ति किस
धमनी द्वारा होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो बताएंगे कोरोइड, कोरोनरी, सबलिंगुअल या पल्मोनरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लड की सप्लाई किसको हो रही है, हार्ट को। तो हार्ट से रिलेटेड जो अपना आर्टरी होता है ना, वो होता है अपना कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, 10th वाला। ठीक है, सबलिंगुअल ऐसे ही नहीं होगा। पल्मोनरी हमारा किससे रिलेटेड है, तो पल्मोनरी यानी कि हमारा लंग से रिलेटेड है, इसका भी रोल आता है। लेकिन यहाँ पे हार्ट की सप्लाई की बात हो रही है कि हार्ट को हमारा, देखिए हार्ट भी एक प्रकार का ऑर्गन है, जैसे हमारा पूरी बॉडी एक ऑर्गन, मतलब हमारे पूरे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड तो चाहिए ना। तो उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखेंगे 11 नंबर का, मायोकार्डियम इज स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन, देखिए मायोकार्डियम एक प्रकार का क्या होता है, लेयर होता है, एक परत होता है, कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में। तो अभी आप बात करें तो हमने बनाया था ये कि ये हार्ट के 4 चेंबर हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ये 3 मेम्ब्रेन अभी अभी इसके पहले हमने बनाया था, बताए थे सबसे बाहरी वाला, ऐसे हम शॉर्ट में ही बना दे रहे हैं। तो ये अपना कौन सा हो जाता है, पेरिकार्डियम। मिडिल वाला भी हमने बताया कि मिडिल यानी कि मध्य में, तो इसको क्या कहेंगे, मायो। और ये अपना हो जाता है एंडो वाला, एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। तो ये अपना हो जाता है। तो इसमें पूछा है कि मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है, तो अभी आपको बता ही दिए हार्ट में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि आप समझ लीजिए इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना कितना आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्जाम में। ये भी कब 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार 2016 में पीएसआईसी फार्मासिस्ट में, और एक बार 2018 में कब, सीजीएसएस में। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट किससे बना हुआ होता है, यही वाला क्वेश्चन तो अभी हम आपसे पूछे हैं। देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया। तो कौन सा होता है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है टिश्यूज के सारे एग्जाम्पल, कौन से, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम आपसे पूछे थे कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे, 12th नंबर का आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नॉर्मल रिदमिक इम्पल्स, क्या है, रिदमिक इम्पल्स यानी कह सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर होता है, इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। हम बोले हैं कि हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी मतलब उसके काम करने का तरीका, यानी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल जो रिदमिक सिस्टम है हमारे हार्ट के अंदर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग उसका पॉइंट पूछ रहा है। तो देखिए इसका अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, हम यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बता देते हैं कि इसका जो होता है, इसको कहते हैं बाबू एस ए नोड। क्या कहते हैं, एस ए नोड। तो इसका आंसर देखिए, एस ए नोड से शुरू होता है, फिर मूव करता है किसके तरफ, ए बी नोड की तरफ, इसको कहते हैं हम ए बी नोड। क्या कहते हैं, ए बी नोड। तो एस ए नोड से स्टार्ट होकर मूव करता है किसके तरफ, ए बी नोड की तरफ, और उसके बाद से, नहीं यहाँ पे ए बी नोड यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, ये है ए बी नोड, एवी नोड। ठीक है, ये एवी नोड नहीं है, ये है क्या आपका बंडल ऑफ हिस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एसए नोड से स्टार्ट होता है, फिर एवी नोड की तरफ मूव करता है, फिर पुरकिंजे फाइबर से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है हमारे, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस की तरफ। नहीं, थोड़ा सा ये अलग हो गया, एसए नोड से मूव करता है कहाँ, एवी नोड की तरफ, और फिर पुरकिंजर फाइबर होते हुए कहाँ पे जाता है, फिर से मैं थोड़ा सा अ, वो हो गया, उल्टा बोल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एसए नोड सबसे पहले, फिर जाता है कहाँ पे, एबी नोड की तरफ, फिर जाता है कहाँ पे, बंडल ऑफ हिस यानी कि ब्रांचेज में बचता है, और कहाँ पे चला जाता है, पुरकिंजे। ठीक है, तो ये अपना पूरा सीक्वेंस होता है। लेकिन यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, यही पूछा है कि कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तभी हमने आपको बताया कहाँ से, एसए नोड। और यहाँ पे अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच चेंबर ऑफ हार्ट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन सा, लिखा है हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी कि कलेक्ट करता है, कौन सा अशुद्ध ब्लड को कौन कलेक्ट करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हार्ट के किस चेंबर में सारा आता है, तो देखिए हमने अभी एक मिनट, ये हमने हार्ट बनाया था कि हार्ट के अंदर कितने, 4 चेंबर होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आता है, फिर वो आगे की तरफ मूव होके और क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड बनता है। तो सबसे पहले ये पहले वाला जो चेंबर है ना,
इसका नाम अभी हमने आपको बताया क्या, राइट आर्ट्रियम। तो यही पे ब्लड सबसे पहले रिसीव होता है हमारे हार्ट को। तो इसमें से आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा, राइट वेंट्रिकल, नहीं ये होता है अपना राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम, जी हाँ यही अपना सही आंसर है, ठीक है। फिर ये लेफ्ट वाला पार्ट इधर पाया जाता है, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इच साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन मैमल्स, यानी हमारे अंदर ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, ठीक है, कहाँ से मूव करता है। तो यहाँ पे हिंदी में देखें तो स्तनधारियों में एक परिसंचरण चक्र में रक्त हृदय के कितनी बार गुजरता है। यहाँ पे सीधे सीधे बात करें बच्चों कि ये पूछ रहा है कि एक बार पूरे ब्लड को हार्ट से, अगर मान लीजिए अपना पूरा ये हार्ट है, तो हार्ट से निकल के, ठीक है, बॉडी में जाने तक का और बॉडी से इसमें आने में एक पूरा चक्र होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कितनी बार हमारा क्या होता है, ब्लड हार्ट को मिलता है, कितनी बार हार्ट से होकर गुजरता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप पूरा कंडक्शन सिस्टम इसका पढ़े होंगे, ब्लड कैसे मूव करता है, तो पहले यहाँ पे रिसीव होता है, फिर यहाँ की तरफ मूव करता है, फिर यहाँ से जाता है आपका कहाँ पे, पल्मोनरी, मतलब लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में हमारा चला जाता है, फिर यहाँ से आता है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में और उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एक बार जा रहा है फिर दोबारा से रिसीव हो रहा है। तो पहली बार रिसीव हुआ था और फिर यहाँ से लंग्स की तरफ गया, यानी हार्ट से बाहर निकल गया, और फिर दोबारा से यहाँ से रिसीव हुआ हमारे हार्ट के तरफ, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड टाइम। तो कितनी बार मूव किया बच्चों, तो 2 बार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of the following is not associated with ischemic heart disease? देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट, फोकस करिएगा बच्चों, यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर, नॉट टाइप के शब्द या एक्सेप्ट टाइप का शब्द हो, उस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये भी एक बार गुजरात फार्मासिस्ट में आया हुआ है 2018 में, निम्न में से कौन से इस्केमिक हार्ट रोग के हृदय रोग से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी हमारे हार्ट से रिलेटेड है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ये भी हार्ट से रिलेटेड है, एंजाइना पेक्टोरिस और मायो, यहाँ पे चारों के चारों वही दिया है, लेकिन इसेमिक शब्द लगा दिया बच्चों। मतलब इसेमिक शब्द का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें हमको ऑप्शन चूज करना है कि जो ऑक्सीजन के बिना। तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस में भी इसका काम आता है, एंजाइना पेक्टोरिस में भी इसेमिक होता है, और मायोकार्डियल इसी को कह सकते हैं एडवांस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, ये हमारा इसेमिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड नहीं है। लेकिन बाकी यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है आपके एक प्रकार के हार्ट डिजीज है, लेकिन बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसेमिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17 नंबर का, द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड, ठीक है। हृदय गति या लय की गड़बड़ी में संबंधित रोग कौन सा कहलाता है, ठीक है। ऐसा बताइए, हार्ट का वो डिजीज बताइए जिसको क्या होता है कि जो दिल की धड़कन होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, यानी कि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, देखिए जो हार्ट रेट है या हार्ट रिदम है या आप कह सकते हैं कार्डियक रिदम है, उसका घटना बढ़ना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एरिदीमिया। इसमें क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं, इसका सिंपल सा डेफिनेशन कहें तो इसको कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। इरेगुलर यानी कि अनियमित रूप से हमारे दिल का धड़कना क्या कहलाता है, एरिदीमिया कहलाता है, ठीक है। अरिदीमिया एरिदीमिया जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखिए अगर आप बीपी नापते होंगे ना बच्चों, बीपी ब्लड प्रेशर, तो आप कहते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो 120/80 mm ऑफ Hg हमारा होता है, ठीक है। ये क्या है अपना नॉर्मल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, इसको बाबू हम कहते हैं क्या, सिस्टोलिक, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। ये सब आप पढ़ चुके होंगे डिप्लोमा, इसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना होता है 120/80। यहाँ पे किसका पूछा है बाबू, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए आप कहीं भी 80 रिलेटेड नहीं दिया है, एक रेंज में बात किया है, तो जो इससे सबसे ज्यादा रिलेटेड रेंज होगा ना आसपास, उसी को हम लगाएंगे। तो क्या ये है उससे रिलेटेड 80 के आसपास, जी बिल्कुल नहीं, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। अगला ये है क्या, तो नहीं, ये 100 तो थोड़ा मान भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत आगे है, यानी कि ये भी अपना नहीं है। चलिए और चूज करते हैं, ये तो बहुत कम हो जा रहा है, ये तो 80 के आसपास ही नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचता है,
तो डी ऑप्शन, तो यही तो अपना सही है। अगर ये 80 को आप बीच में रखें, 80 को यहाँ बीच में रखें, तो ये 70 वाला और 90 वाला इसके आसपास का है, तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा बाबू? डी आंसर। अगले बढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अभी हमने बताया था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ऑरिकुलर पर मिनट, क्या ये होता है? नहीं, उसका मतलब कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन पूछा है, तो हमने बताया था कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हार्ट रेट इनटू स्टॉप वॉल्यूम होता है, अभी हमने बताया। तो ये कार्डियक आउटपुट को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है। तो सेकंड ऑप्शन है क्या कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकुलर पर बीट, ठीक है। अगला है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकुलर पर मिनट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या है पर बीट है और यहाँ पे क्या है पर मिनट है। यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ऑरिकुलर पर बीट, ठीक है। तो यहाँ पे मेन अंतर है आपका लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए पर मिनट लिखा है, यहाँ पे पर मिनट, तो ये आपका जो कार्डियक आउटपुट मिलता है ना बाबू, ये पर मिनट में मिलता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करता है तो हमारे पूरे बॉडी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अपना आंसर जो सही होगा कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोमिनेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इनमें से कौन सा है जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो का मतलब होता है बाबू ब्लड वेसल से रिलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, पतला हो जाना, उसके बीच का स्पेस क्या हो जाना, घट जाना, कम हो जाना, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर और हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा होता है जो सबसे ज्यादा कराता है? तो अगर आप किडनी का बताए थे ना कि रास सिस्टम अगर आप पढ़ें, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरॉन सिस्टम, तो उसमें एक नाम आता है किसका? एंजियोटेंसिन सेकंड का, ठीक है। तो जब आप रास सिस्टम पढ़ेंगे, ये हमारा क्या करता है बीपी को रेगुलेट करता है, लेकिन जब इसमें अनियमितता होता है तो हमारा बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। ये हो गया अपना 20 वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है इन पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब देखिए अभी हार्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, अब ब्लड से रिलेटेड, और उसमें से भी कौन सा? ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये हाल फिलहाल आपके यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के फार्मासिस्ट एग्जाम जो 2023 था उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी पर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से हमको आंसर को चूज करना है। तो देखिए अपोजिट होता है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया ना ब्लड सिस्टम का, वो एंटीजन के बेसिस पे किया गया है। किसके बेसिस पे? एंटीजन पे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है एबीओ सिस्टम का, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। तो किस पे क्लासिफाई किया गया है? तो एंटीजन को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर जो एंटीजन है उसका अपोजिट वाला क्या पाया जाता है? एंटी बॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है बाबू कि किस पे? ओ के ऊपर। देखिए ए में पाया जाता है कौन सा? बी वाला। बी में पाया जाता है कौन सा? ए वाला। ए बी की बात कर ले तो इसमें ए और बी दोनों का पाया जाता है, और अगर ओ की बात कर ले तो ओ का मतलब क्या होता है? जीरो कहिए या नन कहिए या इसको शून्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे नन हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं। तो यहाँ पे किसका पूछा है? ओ का पूछा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 नंबर पे, द पर्सन विथ ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे पूछ रहा है वो रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यानी कि आप सर्वग्राही सर्वदाता वाली चीजें पढ़े हैं ना, उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है। तो किसका पूछा है कि ओ वाला किससे प्राप्त कर पाएगा? तो ये तो आप सबको पता होगा कि ओ वाला जो है वो किससे पाएगा, तो या तो खुद से, आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा? क्या ए वाला दे सकता है ओ वाले को? नहीं। देखिए ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है सबकी। तो किससे लेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए देने की बात अगर करें तो ए वाले से नहीं ले सकता है, ए बी वाले से भी नहीं ले सकता है, फिर वहां ए बी है, यहाँ पे भी वही है, तो बच कौन सा गया? तो सी ऑप्शन अपना बच गया। कौन सा? सी ऑप्शन। तो ये अपना सही हो जाएगा। ओ वाला कभी भी किससे लेगा? तो ओ से ही प्राप्त करेगा, ठीक है।
सर्वग्राही और सर्वदाता वाला पढ़े होंगे। अगला, द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए मेक्स, ए ग्रुप वाला क्या बनाता है, तभी हम बताए अलग उल्टा पढ़ा कर, मतलब उल्टा बनाता है। ये किस पे क्लासिफाई किया है, एंटीजन पे, ठीक है, तो एंटीबॉडी का पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो देखिए सीधे अपोजिट वाली पाई जाती है। ए का कौन सा होगा, बी वाला, बी का कौन सा होगा, ए वाला। तो यहाँ पे पूछा किसका है बाबू, ए का। देखिए ए के अंदर क्या ओ वाला पाएगा, नहीं, कौन सा पाया जाएगा, बी वाला, यहाँ पे यही हमने लिखा है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। हाँ, अब इसमें हिंदी नहीं लिखा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन लास्ट का था जिसमें हिंदी नहीं लिखा हुआ था, तो हम उसको बता देते। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज, सीजीएसएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्लूइड पार्ट, हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड यानी तरल पार्ट होता है, द्रव वाला पार्ट होता है, वो कौन सा होता है। तो सपोज कर दीजिए ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स समझ रहे हैं, रक्त वाहिका, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड बह रहा है, मान लीजिए हमारा क्या बह रहा है, ब्लड। तो इसी के अंदर क्या, ये जो फ्लूइड बह रहा है, इसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स भी घूमते हुए जाते हैं, जैसे हमने बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह इसके अंदर घूमते हैं, ठीक है। तो इन जिनके अंदर ये तैर रहे हैं उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, रेड ब्लड काउंट इज कैरिड आउट बाई, ठीक है, रेड ब्लड, हाँ, उसकी काउंटिंग करते हैं, तो किससे इसका पता लगाते हैं, किससे क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो इसके मशीन का नाम यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या, कौन सी मशीन है, इससे काउंटिंग होती है क्या, नहीं, इससे हार्ट की जांच होती है। नेक्स्ट, स्फेग्नोमैग्नोमीटर, ये क्या है भाई, तो अपना बीपी मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या इससे होती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है हीमोल, तो यहाँ पे देखेंगे हीमोग्लोबिनो, भाई ग्लोबिन की बात आ गई, यानी एचबी का है, तो ये भी तो अपना ऑप्शन से नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हीमोसाइटो, तो यहाँ पे साइटो यानी कि सेल से रिलेटेड है, और आरबीसी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का है सेल। तो अपना कौन सा आंसर सही है बाबू, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट कितने समय तक जीवित रहता है, नॉर्मल पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 से 2 दिन, 7 से 10 दिन, 1 महीने या 45 दिन। तो पहला इसका बता दें, इसको रटने वाली ये चीज है, ये कब तक रहता है, तो 7 से 10 दिन, बी ऑप्शन आपका डायरेक्टली सही हो जाएगा, ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। अगला, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है, तो आरबीसी का ही दूसरा नाम है, क्या, एरिथ्रोसाइट इन ह्यूमन। तो ये इसका पूछा लाइफ स्पेन, अभी पीछे प्लेटलेट का पूछा, यहाँ पे किसका पूछ दिया, तो हमारा पूछ दिया किसका, आरबीसी का, यानी इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इसका नॉर्मल लाइफ स्पेन, इसको भी आपको याद करना क्या होगा, 120 दिन, ठीक है। नॉर्मली 120 दिन के बाद ये जाके क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, अगर किसी को पता हो तो क्या कोई बता पाएगा कि 120 दिन के बाद ये आरबीसी जो है, जो पुराना हो चुका है आरबीसी, इसका डेथ कहाँ होता है, कहाँ पे जाके इसके क्या होता है, डेथ होता है। आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, जो पुराना हो आरबीसी है। आप कमेंट सेक्शन में 27 नंबर का भी क्वेश्चन कमेंट करके आंसर देंगे कि कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होता है हमारा पुराना आरबीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या मिक्स टाइप ऑफ ब्लड, या लिम्फ को कैरी करता है। अभी देखिए 2019 में ही आरआरबी में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए एक जगह, हर जगह पल्मोनरी, जहां भी एक चीज आप याद करें कि जहां भी आर्टरी की बात आएगी तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। जहां भी आ जाए आर्टरी की बात तो क्या रखेगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जहां भी वेन की बात आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी, यानी कि ये शुद्ध रक्त को ले जाएगा और ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्ट किसको, पल्मोनरी, पल्मोनरी, यानी कि अगर पल्मोनरी आर्टरी है बाबू, पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। आर्टरी है और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ले जाता है, लेकिन जब पल्मोनरी की बात होगी तो क्या ले जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। दूसरा अगर बात कर लें वेन का, तो अगर पल्मोनरी वेन है, नॉर्मल की बात है, तो वेन क्या ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा, तभी तो इसको अपवाद कह रहे हैं, एक्सेप्शन कह रहे हैं। तो अगर पल्मोनरी वेन है तो कैसा ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है। अब क्वेश्चन को करिए, यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। बाबू नॉर्मल आर्टरी होता तो क्या ले जाता, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या कर दिया, वो एक्सेप्शन वाला ही तो पूछ लिया कि पल्मोनरी आर्टरी है तो क्या ले जाएगा। तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए, डी ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इम्प्योर ब्लड अब पूछ दिया, सीधे अपोजिट वाला पूछ दिया, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है, कौन ले जाता है। ये भी 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सीधे वही वाले क्वेश्चन का उल्टा कर दीजिए। क्या पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी है तो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन है तो क्या ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। आयरोटा और कोरोनरी की तभी बात ही नहीं करेंगे हम, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, इम्प्योर का पूछा है। इम्प्योर मतलब डी ऑक्सीजनेटेड, तो डी ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाएगा, हमारा आर्टरी दे करके जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला और लास्ट, द इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इज, ठीक है। इसका हिंदी नहीं लिखा है, ये भी 2019 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे एएसआईसी में भी पूछा है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले में। तो ये पूछ रहा है इसके अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है हमारे एरिथ्रोसाइट के अंदर। तो ये भी आपका रटने वाला है, आप सीधे याद करेंगे कौन सा, ग्लाइकोपोरिन नाम का एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ठीक है। तो हमने 30 क्वेश्चन देखे जो इससे रिलेटेड था, हमारे हार्ट वाले चैप्टर यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड से रिलेटेड। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टॉपिक ये हमारे जो चैप्टर थे इससे रिलेटेड, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब हमने कवर किया है, और उससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। हमने आज के लेक्चर में बस दो ही चीजों को कवर किया है, एक तो ब्लड यानी कि हीमोपोएटिक सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड हमने 30 क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। तो बच्चों, अगर यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। उदित फार्मेसी चैनल पे आपके लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं, टीचर्स जो है हमारे टीम के वो सारे प्रॉपर तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप उसको जरूर से जरूर अटेंड करें और अपने कह सकते हैं कि अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।